सो हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HTTP स्टेटस कोड के बारे में। हाँ जी हाँ, सही सुना। ये बहुत मज़ेदार थिंग है और इसके ऊपर हमें कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। वेब डेवलपमेंट जब करते हैं हम, स्पेशली क्लाइंट साइड जब डेवलप करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे, तो हमें HTTP स्टेटस कोड के साथ ही खेलना पड़ता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी चलो ये कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस टाइप के स्टेटस कोड होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, तो ये जो HTTP स्टेटस कोड होते हैं, इट इज़ अ स्टैंडर्ड HTTP स्टेटस कोड written by server in a response to request made by client। ठीक है, तो अब ये HTTP स्टेटस कोड जो होते हैं, ये स्टैंडर्ड HTTP के स्टेटस कोड्स होते हैं जो कि सर्वर इसको रिटर्न करता है क्लाइंट को। जब भी कोई क्लाइंट सर्वर को रिस्पॉन्स भेजता है तो जो भी कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो उस रिक्वेस्ट भेजने के बाद जब रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है तो सर्वर क्लाइंट को एक कोड देता है। उस कोड से क्लाइंट समझ जाता है कि इस रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ है, ओके, हमारे रिक्वेस्ट का क्या हुआ है। तो इस टाइप के जो भी कोड्स होते हैं जिसको स्टेटस कोड बोला जाता है। सो नॉर्मली क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट करते हैं हेडर और कोड के अकॉर्डिंग। तो कोड जो यूज़ करते हैं, हर एक कोड का एक मीनिंग होता है, और जो कोड सर्वर ने रिटर्न किया है क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद, तो उसका कोड का जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग मतलब सर्वर ने किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, फिर सर्वर को क्या चाहिए या क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें उस कोड के ज़रिए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के HTTP कोड्स होते हैं। सो HTTP कोड इंडिकेट HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट whether a specific HTTP request has been successfully completed। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड जो होता है यहाँ पे, तो ये HTTP स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि जो भी सर्वर ने HTTP का स्टेटस कोड भेजा है क्लाइंट को, तो वो कोड ये इंडिकेट करता है कि जो रिक्वेस्ट भेजी है सच में वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई या नहीं हुई है, या फिर कोई प्रॉब्लम आया है, तो वो कोड के अकॉर्डिंग ही समझ में आता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी होता है उसी को हम HTTP स्टेटस कोड कहा जाता है। ठीक है, सो ये जो HTTP स्टेटस कोड होते हैं यहाँ पे, HTTP स्टेटस कोड आर ग्रुप इनटू 5 क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी HTTP के स्टेटस कोड होते हैं यहाँ पे, तो उनको अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके 5 क्लासेस होते हैं HTTP स्टेटस कोड के, जो HTTP ने बनाए वाले हैं उनको अलग अलग क्लास में रखा गया है, और अलग अलग क्लास का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्लास का कोड के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदलता है, और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिहेव करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसके कौन से कोड है, क्लासेस है, हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्लास है यहाँ पे। सबसे पहले क्लासेस ऑफ स्टेटस कोड, HTTP स्टेटस कोड। तो HTTP स्टेटस कोड के क्लासेस है। सबसे नंबर 1 क्लास है इसका
1xx, इसी को कहा जाता है इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स। तो एक इस टाइप का एक क्लास है HTTP स्टेटस कोड का, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। तो जो भी HTTP का स्टेटस का कोड है जो 1 से स्टार्ट होता है और उसके आगे फिर अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स का क्लास है, मतलब इस टाइप का जो भी HTTP कोड आता है तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आता है, ठीक है। मतलब ये कोड आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस कोड का जो मतलब क्या होता है, these status codes indicate that the request was received and understood। ओके तो सबसे पहला जो ये जिसका इस टाइप के जो भी स्टेटस कोड होते हैं इंफॉर्मेशनल रिस्पांस के, इसका ये स्टेटस कोड का जो ये स्टेटस कोड में इंडिकेट करते हैं दैट द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। मतलब सर्वर एक कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने रिसीव की है और मुझे ये अंडरस्टैंड हुई है, ठीक है। अब इसका यूज इसलिए होता है, दे आर प्रोविजनल response that require the client to take further action। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी रिक्वेस्ट होता है, ओके तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये प्रोविजनल रिस्पांस होता है, स्टेटस कोड होता है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब भी कोई हमारा एक ब्राउज़र होता है वो क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक्चुअली 8 रिक्वेस्ट सेंड करता है, 8। तो उसके बारे में हम डिटेल उतना नहीं देखेंगे। तो 8 रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड होती है और उसके बाद फिर एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट सेंड होती है, ठीक है। तो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले जो भी हमारा क्लाइंट है वो बहुत सारी प्रोविजनल रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है और उससे कंफर्मेशन लेता है और उसके बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो जो प्रोविजनल रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो प्रोविजनल रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर को, क्लाइंट को, तो सर्वर एक स्टेटस कोड भेजता है। तो वो जो स्टेटस कोड इंडिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को, जैसे यहाँ पे जो भी स्टेटस कोड शुरुआत 1 से होती है और आगे और कुछ कोड होता है, तो इस टाइप का जो भी स्टेटस कोड होता है इसको आप इंफॉर्मेशनल रिस्पांस स्टेटस कोड कह सकते हैं, ओके। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि क्लाइंट को कंफर्मेशन देना कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिली है, अब मैंने आपके रिक्वेस्ट को अंडरस्टूड किया है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोविजनल रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए ये स्टेटस कोड यूज होता है, ठीक है। तो उसमें से एक है स्टेटस कोड जो पहली क्लास है इंफॉर्मेशनल रिस्पांस, उसके अंदर नंबर 1 है स्टेटस कोड है यहाँ पे 100, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू। तो जब भी कोई सर्वर 100 रिस्पॉन्स भेजता है, ब्राउज़र को कोड भेजता है, तो उसका मीनिंग होता है कि आप रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हियर द सर्वर हैज़ रिसीव्ड द रिक्वेस्ट, द सर्वर हैज़ रिसीव्ड द रिक्वेस्ट, header and client, and the client should process to send the request, ठीक है। तो जब भी सर्वर 100 ये स्टेटस कोड क्लाइंट को भेजता है तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर क्लाइंट को बताना चाहता है कि आपके हेडर सारे मैंने रिसीव कर लिए हैं, ओके। अब आप एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजो, मैं रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए रेडी हो। तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले जो
कंफर्मेशन होता है उसको यस बोलने के लिए यहाँ पे 100 स्टेटस कोड का इस्तेमाल किया जाता है सर्वर के थ्रू। तो ये इंटरनल होता है, यहाँ पे यूज़र या फिर डेवलपर इसके अंदर कोई काम नहीं करता, ये इंटरनल HTTP का मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना। इसके बाद है सेकंड 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल। तो जब भी स्टेटस कोड 101 स्टेटस कोड जो होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप प्रोटोकॉल को स्विच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे द सर्वर एग्री टू स्विच प्रोटोकॉल as requested by the client। ठीक है, तो जब भी सर्वर 101 स्टेटस कोड रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर प्रोटोकॉल को चेंज करके रिस्पॉन्स भेजने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इस अगर प्रोटोकॉल को स्विच करना है तो सर्वर को अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हो कि आप प्रोटोकॉल को स्विच करके रिस्पॉन्स दे दो, तो सर्वर आपको एक स्टेटस कोड देता है 101 और इसका मतलब यह होता है कि यस आई एम एग्री टू स्विच प्रोटोकॉल एज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो प्रोटोकॉल को स्विच करता है और स्विच करके नए प्रोटोकॉल के अंदर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी स्टेटस कोड होता है उसी को कहा जाता है 101 स्विच प्रोटोकॉल। तो ये जो कोड है जिसकी शुरुआत 1 से शुरू होती है, ये आते हैं इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, अभी सेकंड टाइप का जो क्लास है यहाँ पे सेकंड टाइप के क्लास में आता है, इट इज़ अ 2xx, इसी को कहा जाता है सक्सेस कह सकते हैं। सो दिस स्टेटस कोड indicate that the request was successfully received, understood and accepted। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड क्लास है HTTP रिक्वेस्ट स्टेटस कोड का सेकंड क्लास है जिसकी शुरुआत 2 नंबर से होती है। तो ये जो कोड होते हैं ये नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो इस क्लास का मीनिंग क्या होता है, ये है सक्सेस क्लास, मतलब सक्सेस रिलेटेड मैसेज इंडिकेट करने के लिए इस टाइप के क्लास का यूज इस्तेमाल होता है, मतलब इस टाइप के कोड का इस्तेमाल होता है जिसकी शुरुआत 2 से स्टार्ट होती है। अब ये क्या करता है, दिस स्टेटस कोड इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। मतलब जब भी कोई सर्वर आपको सक्सेस रिस्पॉन्स भेजता है एज अ कोड, सक्सेस स्टेटस कोड भेजता है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करना होता है कि चलो आपकी रिक्वेस्ट हमने सक्सेसफुली ले लिए, उसको अंडरस्टैंड भी किया है और उसको एक्सेप्ट भी किया है। इस तरीके का कंफर्मेशन देने के लिए सर्वर क्या करता है, स्टेटस कोड्स देता है जिसकी शुरुआत 2 से स्टार्ट होती है। तो इस टाइप का जो भी क्लास होता है HTTP का स्टेटस कोड का, उसी को क्या कहा जाता है, सक्सेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर अलग अलग हेडर्स स्टेटस कोड है। नंबर 1 है यहाँ पे 200, इसी को कहा जाता है ओके। अब जब कोई भी सर्वर 200 स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है, द रिक्वेस्ट हैज सक्सीडेड। ठीक है, सो जब भी कोई सर्वर आपको 200 स्टेटस कोड भेजता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, मतलब आपने रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी है, सर्वर ने एक्सेप्ट किए, सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, सर्वर ने सक्सेसफुली रिस्पॉन्स जनरेट किया है। तो ये इंडिकेट करने के लिए क्लाइंट को 200 स्टेटस कोड प्रोवाइड किया जाता है। तो क्लाइंट स्टेटस कोड चेक करके यूज़र को मैसेज दे सकता है कि यस योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल डन और एनीथिंग दैट हैपन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 200 स्टेटस कोड का मीनिंग होता है। नाउ उसके बाद है 201
201 इसका मीनिंग होता है क्रिएटेड। The request has been fulfilled and new resource has been created. The request has been fulfilled and new resource has been created, and a new has been created. ठीक है। अब जब भी कोई रिस्पांस एज अ रिस्पांस में सर्वर 201 स्टेटस कोड प्रोवाइड करता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आपने रिसोर्स रिक्वेस्ट भेजी थी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, वो रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। जैसे मान लो कि हमें कोई एक फॉर्म सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन का डिटेल फिलअप करते हैं और ओके करते हैं। तो जैसे ही सर्वर उस डिटेल को लेता है और सर्वर के ऊपर रिकॉर्ड बनाता है, मतलब आपका एक रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। तो फिर रिस्पांस में अगर वो 201 स्टेटस कोड देता है, तो आप उस 201 स्टेटस कोड के अकॉर्डिंग यूज़र को मैसेज दे सकते हैं कि यस यूर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल और नॉट। तो इस तरीके की कन्फर्मेशन रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो स्टेटस कोड का इस्तेमाल करके होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 201 स्टेटस कोड। नंबर 3 है यहाँ पे, (202) एक्सेप्टेड। अभी अगर आपका HTTP स्टेटस कोड 202 सर्वर सेंड करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब इसका पूरा मीनिंग क्या होता है, द रिक्वेस्ट हैज़ बीन accepted for processing but the process is not complete. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो और सर्वर आपको अगर 202 स्टेटस को रिटर्न करता है, तो इसका मतलब क्या है कि सर्वर आपको बताना चाहता है कि चलो आपकी रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर दी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्लाइंट इस कोड को लेकर एक कंफर्मेशन मैसेज दे सकते हैं कि यूर ऑपरेशन इज़ अंडर प्रोग्रेस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके का स्टेटस कोड जब सर्वर प्रोवाइड करता है, तो क्लाइंट को बताना चाहता है उसके रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट डिसाइड कर सकता है कि अभी जो स्टेटस कोड मिला है उसके अनुसार हमारा सर्वर क्या सर्व कर रहा है, और उसके हिसाब से हमें क्लाइंट को क्या मैसेज देना है यूज़र को। ठीक है, तो इसी के लिए 202 स्टेटस कोड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है नंबर 4, 204 नॉट कंटेंट, नो कंटेंट। तो जो भी स्टेटस कोड आपका 204 होता है उसका मतलब होता है नो कंटेंट। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में देखेंगे। द सर्वर सक्सेसफुली process the request but there is no content to send in the response, content in the response। ठीक है, अब जब भी कोई सर्वर 204 स्टेटस कोड रिक्वेस्ट का क्लाइंट को भेजता है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट सेंड की थी सर्वर ने उसको सक्सेसफुली प्रोसेस किया है, बट सर्वर जो रिस्पांस भेज रहा है उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, या फिर कोई कंटेंट नहीं है रिस्पांस भेजने के लिए। तो इस टाइप का जो भी इंडिकेशन मैसेज होता है वो 20 कोड के थ्रू क्लाइंट को दिया जाता है। तो क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है कि इस रिक्वेस्ट से जो स्टेटस कोड मिला है 204, मतलब इसके रिस्पांस में कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं कंटेंट रिगार्डिंग रीड करने का कोई कोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्टेटस कोड का मीनिंग होता है। ठीक है, अब ना उसके बाद जो थर्ड क्लास है हमारा यहाँ पे, वो थर्ड क्लास जो होता है 3xx।
इसी को कहा जाता है रीडायरेक्शन। सो ये थर्ड HTTP का एक थर्ड क्लास है स्टेटस का। इसके अंदर जो भी स्टेटस कोड होता है उसकी शुरुआत होती है 3 से और आगे फिर 2 नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस क्लास का मेन पर्पज़ है कि इसके अंदर जो भी स्टेटस कोड होते हैं वो रीडायरेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो रीडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि आप उसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हो, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है अब हम यहाँ पे देखेंगे। दिस स्टेटस कोड इंडिकेट that further action need to be taken by the user agent to complete the request, ठीक है। अब ये जो रीडायरेक्शन कैटेगरी की जो भी रिक्वेस्ट होती है, स्टेटस कोड होते हैं, इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को क्लाइंट ने, और रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए और भी कुछ क्लाइंट को एक्शन लेनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट फुलफिल तब तक नहीं हो सकती। तो इस तरीके का मैसेज क्लाइंट को देने के लिए ये रीडायरेक्शन कैटेगरी के जो भी स्टेटस कोड होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले 301 स्टेटस कोड है मूव परमानेंटली। तो इसका मीनिंग होता है मूव तो परमानेंट मूव करने के लिए या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटस कोड प्रोवाइड किया जाता है वो 30 होता है, ठीक है। अब उसका डिटेल में मीनिंग देखेंगे। द रिक्वेस्ट रिसोर्स हैज़ बीन परमानेंटली मूव्ड टू अ न्यू URL। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स हैज़ बीन permanently moved to a new URL। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपको एक फाइल डाउनलोड करनी थी। अब उसका URL था www.abc.com/file। ये एक URL था। जैसे भी आप इस URL को रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये आपको क्या करता था, एक फाइल डाउनलोड करके देता था, ओके। सो ये आपको एक फाइल देता था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सर्वर के ऊपर क्या किया गया है कि इसी फाइल को न्यू URL के ऊपर क्या किया गया है, रखा है। जैसे इसका न्यू URL www.xyz.download/download। अब इस URL के ऊपर वो फाइल जो थी उसको रखा गया है। तो अगर यूज़र ओल्ड वाले रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट भेजता है तो उस टाइम सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा 301, और जैसे भी 301 रिस्पॉन्स जब क्लाइंट को मिलेगा तो क्लाइंट को समझ पाएगा कि ये जो रिसोर्स है ये अभी उस URL पे नहीं है, वो मूव हो चुका है परमानेंटली किसी दूसरे URL पे, ओके। तो इस तरीके का जो भी इंडिकेशन देना है तो इस इंडिकेशन के लिए 301 स्टेटस कोड का इस्तेमाल होता है। तो जो रिसोर्स जो था हमारा पहले जो URL पे आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो वहाँ पे अब वो रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स किसी और URL पे है, तो आपको वो URL को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो इस तरीके का जो भी इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट को बाय यूजिंग 301 स्टेटस कोड, ठीक है ना। उसके बाद स्टेटस कोड है 302। अब इसी को कहा जाता है फाउंड। So the requested resource is the requested resource is temporarily located at a different URL. Temporarily located at different URL.
ठीक है। अब जब 302 इसका मतलब होता है फाउंड, ओके, तो ये जो स्टेटस कोड अगर सर्वर क्लाइंट को भेजता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है जिस रिसोर्स को लेने के लिए, लेकिन वो रिसोर्स अभी टेम्पररी किसी दूसरे यूआरएल के ऊपर रखा है, आप उस यूआरएल को कॉल करो, लेकिन ये परमानेंटली वहाँ पे नहीं है, कुछ टेम्पररी रखा है ताकि कुछ भी ओरिजिनल यूआरएल के ऊपर कुछ काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है सर्वर के द्वारा क्लाइंट को, तो यहाँ पे 302 स्टेटस कोड का सर्वर इस्तेमाल करता है रिस्पॉन्स के अंदर ना। उसके बाद है 304। और इसका बाद नॉट मॉडिफाइड। अभी यहाँ पे द रिसोर्स हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड, द रिसोर्स हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड since the version specified by the request scheduler। ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर सर्वर 304 स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में देता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोई रिसोर्स क्लाइंट उसको कॉल करते जा रहा है वो अभी तक उस रिसोर्स के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब कोई नया वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है उस रिसोर्स का, इस तरीके की इंफॉर्मेशन इंडिकेट करने के लिए 304 स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में सर्वर देता है। तो इससे क्लाइंट को ये पता चलता है कि यार हम इस रिसोर्स को जो पहला था उसी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि अभी उसके फिलहाल अंदर कोई मॉडिफिकेशन अभी हुए नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई अपग्रेड नहीं आया है। तो इस तरीके की जो भी इंडिकेशन देने के लिए यहाँ पे 304 का इस्तेमाल करता है सर्वर, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज अ 304 नॉट मॉडिफाइड स्टेटस कोड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो चौथा क्लास है इसका हेवीली यूज होता है, मैक्सिमम नंबर फोर्थ क्लास है जो कि 4xx, इसी को कहा जाता है क्लाइंट एरर, ठीक है। तो ये इस क्लास का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है इस क्लास के स्टेटस कोड का जब हम काम करते हैं हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ये क्लाइंट एरर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस स्टेटस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो इसका अगर आपका जो स्टेटस कोड की शुरुआत 4 से होती है और उसके आगे जो मतलब 4 से शुरू होने वाला जो भी स्टेटस कोड होता है उसका मतलब होता है क्लाइंट एरर। तो यहाँ पे दिस स्टेटस कोड these status code indicate that the client made an error in the request। तो जब भी सर्वर कोई भी स्टेटस कोड 4 के शुरू में 4 से भेजता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्लाइंट को मैसेज देता है कि भाई आप गलत तरीके से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आपके रिक्वेस्ट में एरर है, आप गलती कर रहे हो, गलत तरीके से आप काम कर रहे हो। तो क्लाइंट को फिर समझ में आता है अगर कोई भी स्टेटस कोड 4 से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट कुछ मिस्टेक कर रहा है रिक्वेस्ट सेंड करने में, ठीक है, क्योंकि उसके रिक्वेस्ट में कुछ एरर है। तो उसके अंदर अलग अलग स्टेटस कोड है, तो हम उसके अंदर स्टेटस कोड देखेंगे। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे 400, इसी को कहा जाता है बैड रिक्वेस्ट। द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू क्लाइंट एरर malform रिक्वेस्ट सिंटैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है द सर्वर cannot
process the request due to client error. एग्जाम्पल जैसे कि malformed रिक्वेस्ट सिंटैक्स। ठीक है, तो जब भी जैसे भी 400 स्टेटस कोड सर्वर भेजता है क्लाइंट को, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करता क्योंकि उसके अंदर एरर है, कुछ गलत सिंटैक्स इस्तेमाल किए या फिर इस तरह की मल फॉर्म रिक्वेस्ट है सिंटैक्स यूज़ किए गए, क्योंकि उस तरह के सिंटैक्स को हम प्रोसेस नहीं कर सकते रिक्वेस्ट को, या फिर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। इस तरीके की जो भी चीज़ें आपको सर्वर इंडिकेट करता है क्लाइंट को, तो वहाँ पे वो भेजता है 400 स्टेटस कोड। तो क्लाइंट समझ जाता है अगर उसको 400 स्टेटस कोड मिलता है सर्वर से, तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट बैड मानी गई है और सर्वर इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, ड्यू टू द एरर इन द रिक्वेस्ट, जैसे कि मल फॉर्म्ड रिक्वेस्ट सिंटैक्स वहाँ पे यूज़ किए गए। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे 401 unauthorized the request require user authentication. यूज़र ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो जब भी सर्वर आपको 401 स्टेटस कोड रिटर्न करता है रिस्पांस के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर उस रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको ऑथराइजेशन चाहिए, क्योंकि मतलब वो रिसोर्स जो भी एक्सेस कर रहा है उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन जो टोकन होता है या फिर सेशन आईडी होता है वो चाहिए, ताकि उससे सर्वर आइडेंटिफाई कर सके कि इस सच में इस रिक्वेस्ट जो भेज रहा है उसको ऑथराइजेशन है या नहीं है इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी स्टेटस कोड होता है उसको 401 स्टेटस कोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटस कोड इंडिकेट करता है अनऑथराइज्ड, मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है उसको ऑथोरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन जो भी मैकेनिज्म सर्वर ने यूज़ किया है, जैसे JWT टोकन है, auth20 टोकन, auth 1.0 जो मैकेनिज्म है या फिर सेशन मैकेनिज्म है, जो भी मैकेनिज्म ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए सर्वर को जो भी डेटा चाहिए वो डेटा रिक्वेस्ट से नहीं मिला है, दैट्स वाई हमें रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनऑथराइज है। तो इस तरीके का मैसेज इंडिकेट करता है 401 स्टेटस कोड। नाउ इसके बाद आता है थर्ड 403, इसका मतलब होता है फॉरबिडन रिक्वेस्ट फॉरबिडन। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है द सर्वर अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट but refuse to authorize it. ओके, तो अभी इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई सर्वर 403 स्टेटस कोड रिटर्न करता है रिस्पांस के अंदर, इसका मतलब है कि सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेस किया है, अंडरस्टैंड किया है, प्रोसेस किया है, बट उस रिक्वेस्ट को ऑथराइज करने के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन के जो क्रेडेंशियल है वो नहीं मिले, मतलब वो गलत है, इसलिए हम उस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, उसको आपको कंप्लीट करके नहीं देंगे, तो इसी को फॉरबिडन कहा जाता है। तो कोई भी रिक्वेस्ट फॉरबिडन मानी जाती है तब मतलब उस रिसोर्स को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए जो भी कुछ चाहिए वो आप प्रोवाइड किया है, लेकिन वो गलत है, उससे उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, दैट्स वाई सर्वर ने उसको क्या किया है, फॉरबिडन किया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें इंडिकेट करने के लिए 403 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है नंबर 404 नॉट फाउंड। The required resource could not be found on the server.
could not be ठीक है। अब जब भी सर्वर 404 स्टेटस कोड सेंड करता है क्लाइंट को, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर जो क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजना चाहता है सर्वर को, वो सर्वर पे अवेलेबल है ही नहीं है। मतलब जो भी कोई यूआरएल क्लाइंट यूज़ कर रहा है सर्वर को भेजने के लिए, बट वो यूआरएल एग्जिस्ट है ही नहीं है सर्वर के ऊपर। जो भी रिक्वेस्ट करना चाहता है क्लाइंट, रिक्वेस्ट के ज़रिए से रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, बट वो सर्वर के ऊपर अवेलेबल है नहीं। दैट्स वाई वो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉट फाउंड। तो जैसे भी सर्वर 404 देता है, इसका मतलब आप जो भी रिसोर्स जो लेना चाहते हैं, ओके, वो सर्वर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो ये इंडिकेट करने के लिए आप क्या करते हो, 404 नॉट फाउंड क्या करते हो, यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हो क्लाइंट को। तो क्लाइंट समझ जाता है कि जो रिसोर्स मैं सर्वर को लेना चाहता हूँ, ओके, सर्वर को जो रिसोर्स जो है वो जो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो रिसोर्स सर्वर के पास अवेलेबल है ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, नॉट फाउंड, रिसोर्स नहीं है मेरे पास जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, शायद आप गलती कर रहे हो, जो मेरे पास है उसी को आप रिक्वेस्ट करो। ये मैसेज इंडिकेट करने के लिए 404 स्टेटस कोड प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। ओके, सो राइट नाउ नंबर 5, फिफ्थ 405 method not allowed. These request method is not supported for the request resource. These request method is not supported for the requested resource. ओके, अब जब 405 स्टेटस कोड जब सर्वर भेजता है क्लाइंट को, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर को जो भी रिसोर्स हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने की कुछ मेथड होती है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो सर्वर अगर उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट करने के लिए मानो पोस्ट मेथड से भी आप रिक्वेस्ट भेजो, तभी हम इस रिसोर्स को दे देंगे। लेकिन अगर क्लाइंट पोस्ट की जगह पुट मेथड का इस्तेमाल करता है, तो सर्वर क्या करता है, उसको 405 का एरर देता है, मतलब स्टेटस कोड देता है। उससे क्लाइंट को पता चलता है कि ये मेथड नॉट अलाउड। ओके, सो मान लो एक रिसोर्स है, वो सिर्फ पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करके आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, तो सर्वर आपको रिसोर्स दे देगा। लेकिन आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो पुट मेथड का इस्तेमाल करके, और फिर सर्वर आपको क्या भेजेगा, 405 भेजेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सर्वर बोलेगा कि 405 स्टेटस कोड भेजा है, मतलब ये रिक्वेस्ट जो जिस मेथड से आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो मेथड अलाउ नहीं है। तो आपको प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल करके ही उस रिसोर्स को लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इंडिकेशन होता है उसी को 405 स्टेटस कोड कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ नंबर 6 है यहाँ पे, okay, so right now these are the common HTTP status code in a 4xx category of HTTP status code। ठीक है, तो ये कॉमन होते हैं, मैक्सिमम डेवलप करते वक्त इसी के ऊपर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ये स्टेटस कोड हमें ज़्यादा से ज़्यादा फेस होते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे 5th वाली कैटेगरी है, ये भी मैक्सिमम हम इसका यूज़ होता है जब डेवलपमेंट करते हो, तो हम इस तरह के स्टेटस कोड ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 5th वाला है 5xx सर्वर एरर। तो ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट ही गलती करता है रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त, कभी कभी सर्वर के अंदर भी गलती होती है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते वक्त। तो सर्वर की गलती जो हुई है वो क्लाइंट को बताने के लिए जो भी स्टेटस कोड की शुरुआत होती है 5 से, उस स्टेटस कोड का इस्तेमाल होता है।
तो सर्वर के अंदर जो भी एरर आए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते वक्त, तो क्लाइंट को बताने के लिए इस टाइप के स्टेटस कोड का क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है। सो नाउ दिस स्टेटस कोड इंडिकेट that the server failed to fulfill a valid request। ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की जो भी स्टेटस कोड होते हैं जो 5 से शुरुआत होती है, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपने क्लाइंट ने वैलिड रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, बट सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ें हुई है गड़बड़ जिससे रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रही है, उस टाइप का जो भी इंडिकेशन देना है क्लाइंट को, तो उस तरीके के जो भी स्टेटस कोड होते हैं वो 5 से शुरू होते हैं। ठीक है। तो चलो उसके सबसे पहला स्टेटस कोड देखते हैं, नंबर 1 500। इसी को कहा जाता है इंटरनल सर्वर एरर। अब नाउ द सर्वर एनकाउंटर एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम फुलफिल द रिक्वेस्ट। ठीक है। तो सर्वर एरर, ओके। सो इसका मतलब ये है कि जब भी आप रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करते हो और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है, मतलब मान लो कि कोई भी एक आपने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर के ऊपर, रेस्ट एपीआई कॉल किया है, तो उसके अंदर कोई कोड है वो रन हो रहा है, लेकिन उस कोड के अंदर कोई एरर आया है, मतलब कोई एक्सेप्शन आया है, कोई भी प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम आया है, तो उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती है, मतलब सर्वर के अंदर इंटरनल एरर आया है। तो सर्वर क्या करता है, रिस्पांस में 500 स्टेटस कोड भेजता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट को पता चलता है कि सर्वर के कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आया है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट मेरी फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके का जो भी इंडिकेशन होता है उसी को 500 से इंडिकेट किया जाता है ना। उसके बाद है नंबर 2 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब ये नॉट इम्प्लीमेंट जो एरर है ये इंडिकेट करता है नॉट सपोर्टेड फंक्शनैलिटी। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सर्वर 501 स्टेटस कोड रिस्पांस में देता है, इसका मतलब क्या होता है कि सर्वर जो होता है, आप जो भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो किसी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, बट सर्वर उस फंक्शनैलिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो इस टाइप का इंडिकेशन क्लाइंट को देने के लिए यहाँ पे 501 स्टेटस कोड का इस्तेमाल होता है। तो सर्वर क्लियरली मेंशन करता है कि आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस टाइप की फंक्शनैलिटी को सर्व करो, लेकिन मैं वो फंक्शनैलिटी सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरीके का जो भी इंडिकेशन देना है तो 501 के फॉर्म में देता है, स्टेटस कोड के फॉर्म में। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 3 503 सर्विस अनअवेलेबल। अब जब भी किसी सर्वर का मेंटेनेंस का काम चालू होता है या फिर सर्वर ओवरलोड होता है, ओके, जैसे मेंटेनेंस ओवरलोड, कोई भी सर्वर समझो ओवरलोड होता है या फिर उसका मेंटेनेंस का काम चालू होता है, तो तब जाके जो भी सर्वर क्या करता है कि एक स्टेटस कोड भेजता है 503। इसका मतलब क्लाइंट को समझाना होता है कि टेम्परली ये सर्वर अभी अनअवेलेबल है, आपको जो सर्विस चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है टेम्परली, क्योंकि कुछ मेंटेनेंस चल रहा है या फिर हमारा सर्वर कुछ ओवरलोड हुआ है।
तो टेम्परेरी कुछ काम चालू है इसलिए सर्विस को हम अनअवेलेबल करते हैं, मतलब आप उसको अभी यूज़ नहीं कर पा सकेंगे क्योंकि हम उसको अभी अवेलेबल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह का जो भी इंडिकेशन क्लाइंट को देना है, तो दैट्स वाई सर्वर सेंड द स्टेटस कोड दैट इज कॉल्ड एज अ 503। Okay, so here these are the actually common HTTP status codes। क्योंकि HTTP के बहुत सारे स्टेटस कोड है, हम पूरे तो नहीं देख सकते, लेकिन जनरली ये स्टेटस कोड हम एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त इसी स्टेटस कोड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के नीड के हिसाब से ये स्टेटस कोड सफिशिएंट है और इसी के ऊपर ही हम अगेन एंड अगेन काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड के बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। तो आप वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हो तो आपको HTTP प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोडिंग आने से सारी समस्या हल नहीं होती है, आपको उसके सपोर्टिव चीज़ें भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता तो आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम HTTP का आगे का हेडर का भी पार्ट देखेंगे, HTTP को अच्छी तरीके से समझेंगे शॉर्ट में, उतना डीप में नहीं जाएंगे, जितना हमें रिक्वायर है एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए उतना हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक एक लेक्चर में उस चीज़ को इलेबोरेट करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टुडे टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज अ HTTP स्टेटस कोड। ओके।